ओके, चलिए शुरू करते हैं बेटा अपन क्लास आज की। हमने प्रीवियस चैप्टर के अंदर कितना क्या पढ़ लिया था बेटा? प्रीवियस चैप्टर में हमने कैश फ्लो के बारे में एक बेसिक सा इंफॉर्मेशन ले ली थी। सबसे इंपॉर्टेंट जो हमने क्या बात डिस्कस किया था कि कैश फ्लो का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन सा है? 3। कैश फ्लो का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन सा है बेटा? 3। उसके अलावा हमने क्या डिस्कस किया था कि कैश फ्लो स्टेटमेंट की अगर हम जो बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं अपन? कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसको बनाने के कितने मेथड्स हैं हमारे पास? 2 मेथड्स। कौन कौन से 2 मेथड्स हैं? एक तो है डायरेक्ट मेथड और एक कौन सा है बेटा? इनडायरेक्ट मेथड। ये चीज भी अपने को बिल्कुल क्लियर है। चलिए, इसके अलावा हमने और क्या डिस्कस किया था? उसके अलावा हमने क्या डिस्कस किया था कि कितने पार्ट में डिवाइडेड है ये? 3 पार्ट्स में। कौन कौन से 3 पार्ट्स में? ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ये चीज हमने डिस्कस कर ली थी। तो देखो, थोड़ी सी हम एक बात समझते हैं। यहाँ पर एक बहुत बेसिक सा कंसेप्ट है इसका, उसको हम यहाँ पर समझते हैं, है ना? समझने का पूरा प्रयास करना। ये चीज मैंने कल भी आपको समझाई थी। वापस हम उसी बात को क्या कर रहे हैं भाई, यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। अच्छे से समझना कि बात हम यहाँ पर क्या बताना आपको चाह रहे हैं। देखिए, कल हमने बात की थी फाइनल अकाउंट्स की। कल हमने किसकी बात की थी बेटा? फाइनल अकाउंट्स की। और हमने ये पढ़ा था कि फाइनल अकाउंट्स जो होते हैं इनके अंदर क्या क्या आता है? फाइनल अकाउंट्स के अंदर क्या क्या आता है? सबसे पहले तो क्या आता है? इनकम स्टेटमेंट। यस और नॉट? एक तो क्या आता है बेटा इसके अंदर? इनकम स्टेटमेंट। और क्या आता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये भी हमने कल डिस्कस कर लिया था। अच्छा, अब इनकम स्टेटमेंट में क्या बनाते हैं अपन? क्या बनाते हैं इनकम स्टेटमेंट में अपन? स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। क्लियर? उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या बनाते हैं अपन? बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट के कितने साइड होते हैं बेटा? 2 साइड्स। कौन कौन से 2 साइड्स? एक तो एसेट्स और एक लायबिलिटीज। ये सब हमने कल की क्लास में डिस्कस किया था ना बेटा। अब एसेट्स और लायबिलिटीज की भी बात करें अगर अपन, तो हमने एसेट्स को भी कितने पार्ट में डिवाइड किया था? कर सकते हैं अपन 2 पार्ट्स में। एक तो हो जाएगी करंट एसेट्स और एक हो जाएगी नॉन करंट एसेट्स। एक तो क्या हो जाएगी? करंट एसेट्स और एक क्या हो जाएगी? नॉन करंट एसेट्स। ऐसे ही लायबिलिटीज को भी हम 2 पार्ट में बांट लें। एक तो हो जाएगी करंट लायबिलिटीज और एक हो जाएगी नॉन करंट लायबिलिटीज। इस तरह से हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। यही मैक्सिमम फीचर्स थे हमारे पास, क्या इसके अलावा भी कुछ था? मैक्सिमम यही चीजें होती है। अब आपको समझना क्या है कि हमारे पास एक तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी थी, एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटी थी और एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी थी। बहुत बेसिक चीज समझा रहा हूं मैं आपको। स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल कनेक्टेड टू ऑपरेटिंग एक्टिविटी, करंट एसेट्स connected to operating activities and current liabilities also connected to operating activities. क्लियर है चीज? क्या समझा हमने कि स्टेटमेंट ऑफ P&L किससे रिलेटेड है? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से। करंट एसेट्स किससे रिलेटेड है? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से। और करंट लायबिलिटीज भी किससे रिलेटेड है? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से। ये चीज क्लियर? अब आती है हमारे पास अगला, हम एरो बना लेते हैं किसके लिए? नॉन करंट एसेट्स के लिए। नॉन करंट एसेट्स किससे रिलेटेड है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से। नॉन करंट एसेट्स किससे रिलेटेड है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से। ठीक है ना? और उसके बाद अगर हम बात करें किस चीज की बेटा, कि नॉन करंट लायबिलिटीज, ये किससे कनेक्टेड है? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से। नॉन करंट लायबिलिटीज किससे कनेक्टेड है बेटा? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से। एक तो ये कंसेप्ट पूरी तरह से हमें अपने ध्यान में रखना है। इस चीज को विशेष रूप से क्या करना है? हमें अपने ध्यान में रखना है। रह जाएगी ये बात ध्यान में? कोई दिक्कत है किसी को यहां तक?
कंफर्म, कोई डाउट नहीं है बेटा? आगे बात करें अपन, चलिए ध्यान से समझेंगे आगे अपन। देखिए आगे बात करते हैं अपन। एक बात और समझो, एक मैं सिंपल सी बात आपसे पूछता हूं, बहुत सिंपल सी बात आपसे पूछता हूं कि आपने कहा कि किसी मॉर्निंग में आप उठे, किसी मॉर्निंग में आप उठे और आपके पास जब आपने सुबह सुबह आपकी अपनी पॉकेट चेक की, क्या चेक की आपने? अपनी पॉकेट आपने अपनी चेक की, तो उस मॉर्निंग में आपकी पॉकेट के अंदर 100 रुपए थे। कितने रुपए थे बेटा? 100 रुपए थे। कितने रुपए थे आपकी पॉकेट में? 100 रुपीज वर इन योर पॉकेट। आपने क्या किया? होल डे वर्क किया। क्या किया बेटा आपने? पूरे दिन काम किया, और पूरे दिन जो आपने काम किया उसका ये रिजल्ट आया कि यू अर्नड ₹500। पूरे दिन आपने काम किया और आपने कितने रुपए कमाए? 500 रुपए आपने कमा लिए। कितने पैसे कमाए? 500 रुपए आपने क्या कर लिया बेटा? कमा लिए। क्लियर है यहां तक? अब आपने 500 रुपए कमा लिए, तो इन द इवनिंग क्या उम्मीद की जाएगी कि आपकी जेब में कितना पैसा होगा? मनी इन योर पॉकेट। आपकी जेब में कितना पैसा होना चाहिए? ऑब्वियस ही बात है, कितना होना चाहिए? क्या उम्मीद की जाएगी कि भाई आपकी जेब में शाम को कितने पैसे हो? 600 रुपए होने चाहिए ना भाई। सुबह 100 रुपए थे, दिन भर में कितने पैसे और कमा लिए? 500 रुपए। तो आपके पास कैश कितना होना चाहिए? 600 रुपए होना चाहिए। यही बात होती है हमारे पास, ठीक है। लेकिन अगर एक्चुअलिटी ये हो कि शाम को आपकी जेब में मात्र 400 रुपए ही हो, कितने रुपए हो आपकी जेब में? केवल 400 रुपीज ही मान लो आपकी पॉकेट में हो, तो उसका मतलब क्या है? उसके कुछ मतलब निकलते हैं। क्या मतलब निकलेगा? सबसे पहला मतलब ये निकलेगा कि आप या तो 200 रुपए कहीं खर्च कराए। पहला मतलब, आपसे पूछा कहीं 200 रुपए खर्च किए कि नहीं? मैं तो सुबह 7 बजे का यहाँ से निकला हूँ, अभी शाम को 5 बजे मैं सीधा काम पे गया और काम से सीधा घर पे आया हूँ, मैंने कहीं भी 1 रुपया खर्च नहीं किया। भाई जब 1 भी रुपया खर्च नहीं किया तो फिर तो तूने, और तू कह रहा है तूने 500 रुपए कमाए। तूने कितने पैसे कमाए? 500 रुपए तूने कमाए। तो फिर तेरे पास ये पैसा कम क्यों है? तेरी जेब में 600 रुपए ही क्यों है? वो 600 रुपए क्यों नहीं है? 400 रुपए क्यों है? एक सिंपल सा क्वेश्चन बनता है ना, या नहीं बनता है? ऑब्वियस ही बात है, घर वाले पूछेंगे, पिताजी को जवाब नहीं दोगे, पिताजी थप्पड़ भी मारेंगे फिर कि कहाँ पैसे उड़ा के आया है 200 रुपए। पूछेंगे ना, पूछेंगे, हम जवाब नहीं दे पाए प्रॉपर। लेकिन जब हमने और विचार किया तब हमें ये पता लगा कि एक्चुअलिटी ये थी कि जो 200 रुपए हमने कमाए तो सही, लेकिन हमें मिले ही नहीं। 200 रुपए हमने कमा तो लिए, लेकिन हमें क्या नहीं हुआ? पैसा मिला नहीं, वो तो हम उधार छोड़ाए। तो बेसिक सा एक सिंपल सा लॉजिक मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि क्या आपने जितने कमाए उसके इक्विवेलेंट कोई कैश था क्या? उसके इक्विवेलेंट आपके पास कैश है क्या? नहीं है। क्लियर है ये चीज? चलो इसी का मैं एक एग्जांपल और लेते हैं। वही चीज कि सुबह आपके पास, अब हम एग्जांपल पैसा बढ़ा देते हैं, है ना, अमीर आदमी बना देते तुमको। सुबह मान लो तुम्हारे पास 10,000 रुपए थे। कितने पैसे थे? 10,000 रुपए। आपने क्या किया? ये पता लगा शाम को, आप ये कह रहे हो कि यार आज तो मेरा नुकसान हो गया, मैंने एक एसेट्स बेची और उस एसेट्स को बेचने पर क्या हो गया? मेरे पास नुकसान हो गया। भैया कितना नुकसान हो गया? नुकसान हो गया, बोले मेरे पास 2,000 रुपए का मुझे नुकसान हो गया। कितना नुकसान हो गया? 2,000 रुपए का मुझे क्या हो गया? नुकसान हो गया। ठीक है, हो गया। 2,000 रुपीज का क्या हो गया? अपने को लॉस हो गया। ऐसा आप कह रहे हो, तो सामने वाला दिमाग लगाएगा, सुबह मेरे से मिला, मेरे से कहा यार सर मेरी जेब में आज 10,000 रुपए है। ठीक है, शाम को मिला, अरे यार सर मेरा तो है ना 10,000 रुपए का नुकसान हो गया।
वो 2,000 रुपये का नुकसान हो गया। तो सीधा सीधा मेरे दिमाग में आ गया, यार सुबह 10,000 रुपये बता रहा था, दिन भर में इसके 2,000 रुपये का नुकसान हुआ है, तो इसके पास कितने होने चाहिए? 8,000 रुपये इसके पास होने चाहिए। बट एक्चुअलिटी में क्या हुआ, ऐसे ही इसने उसकी जेब में फोन बजा तो इसने क्या किया, अपना फोन निकालने के चक्कर में उसी जेब में पैसे रखे थे, पैसे निकाले, वो मुझे दिखा कि उसमें तो 50,000 रुपये की गड्डी रखी है। उसमें तो कितने पैसे रखे हैं? 50,000 रुपीज रखे हैं उसके पास। तो ये कैसे हो गया भाई? मेरे से तो ये कह रहा है सुबह इसने का, दो ही कारण, या तो सुबह इसने झूठ बोला या इसको नुकसान नहीं हुआ, लेकिन हकीकत कुछ और निकली। बात इसने सारी सही कही, इसने एसेट्स बेची, ठीक है, नुकसान हो गया 2,000 का, लेकिन जो एसेट्स इसने बेची ना, वो इसने खरीदी कितने में थी? उसकी कॉस्टिंग थी 42,000, और इस 42,000 की एसेट्स को इसने सेल किया है 40,000 में। तो जब इसने 40,000 में बेचा है तो इसके पास तो 2,000 रुपए का नुकसान हुआ है, वो तो ठीक है, लेकिन इस नुकसान के लिए इसने किसी को पैसा नहीं दिया, उल्टा इसको क्या मिला है? कैश मिला है। तो एक सिंपल सा लॉजिक जो मैं यहां पर आपको बताना चाह रहा हूं, वो ये बताना चाह रहा हूं कि इट इज नॉट मैंडेटरी that all incomes increase your cash, that all incomes increase your cash। ये जरूरी नहीं है कि आपकी जितनी इनकम हुई हो वो आपका पैसा बढ़ाए ही सही। एंड all expenses रिड्यूस योर कैश। और यह भी जरूरी नहीं है कि सारे खर्चे क्या हो, आपके कैश को कम ही करें, यह भी बिल्कुल जरूरी नहीं है। कहीं कोई आवश्यकता नहीं है इस तरह का होना, बिल्कुल जरूरी नहीं कि सारे के सारी इनकम क्या करेंगे, आपका कैश बढ़ाएंगे सही। और यह भी जरूरी नहीं है कि सारी की सारी इनकम क्या करेंगे, आपके कैश को कम ही कर दें, बिल्कुल जरूरी नहीं है। हो सकता है कुछ इनकम आपके कैश को रिड्यूस कर दें, हो सकता है कुछ इनकम आपके कैश को क्या कर दें, वो कुछ लॉसेस आपके कैश को बढ़ा दें। अब आप कहोगे सर लॉसेस वाला एग्जांपल तो आपने दे दिया, लेकिन इनकम होने पर कैश कम कैसे होगा, एक बार थोड़ा सा वो भी समझा दो हमें। ठीक है, मैं एक एग्जांपल लेता हूं आपके सामने। आपको किसी ने कहा कि निश्चित रूप से तू यहां पर शेयर में पैसा लगा दे, तेरे को पैसा मिलेगा ही मिलेगा। आपने 5,000 रुपये लगा दिए सुबह शेयर के अंदर, शाम को आप अपने अकाउंट के अंदर बैलेंस देख रहे हो, मतलब शेयर का ट्रेडिंग का वो चलता है ना, उसमें देखा कि यार आपके शेयर की वैल्यू बढ़ गई, और आपके शेयर की वैल्यू बढ़कर कितनी हो गई? 6,000 रुपये हो गई। 1,000 रुपये की अर्निंग हो गई ना, लेकिन पूरे दिन में आपके पास 6,000 रुपये कैश आया है क्या? नहीं। वो कब आएगा? जब आप बेचोगे। अभी आपने बेचा नहीं है, लेकिन अर्निंग आपको 1,000 रुपये दिख रही है। आपको 1,000 रुपये नहीं दिखा, मैंने 1,000 रुपये कमा लिए, लेकिन कैश आया क्या अपने पास? कैश आपके पास नहीं आया, उल्टा सुबह कैश क्या हो गया था? रिड्यूस और हो गया था। तो ये बात अपने को समझ में आ गई, क्लियर? मेन कंसेप्ट क्या है, अब हमें क्या करना होता है, तो इसी बात को एक बात से अपन समझते हैं कि एक बिजनेसमैन होता है। कौन होता है बेटा? एक बिजनेसमैन होता है। और ये बिजनेसमैन क्या करता है कि अब पूरे साल का अपना P&L अकाउंट तैयार करता है, और ये P&L अकाउंट उसको क्या दिखाता है? एक नेट प्रॉफिट शो करता है। लेकिन अगर इसी प्रॉफिट को वो कैश से इक्विवेलेंट मान लेगा तो उसका कैश कभी भी मैच नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इस प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए उसने P&L अकाउंट के डेबिट साइड में बहुत सारे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस लिखे हुए हैं, और इसी के क्रेडिट साइड में इसने क्या लिखा हुआ है? बहुत सारी इनकम्स एंड प्रॉफिट्स लिखे हुए हैं। अब ये सारे के सारे एक्सपेंसेस, इनको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, इन एक्सपेंसेस को भी और किसको? इन लॉसेस को भी। कैसे? एक तो नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग, एक तो नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग, और एक कैश एंड ऑपरेटिंग। ठीक है ना? अब आपने क्या किया, इस प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के चक्कर में सबको लिख दिया, तो आपका नेट प्रॉफिट आ गया। अब हमें कैश फ्लो पता करना है, तो सीधा सा तरीका है कि जिन खर्चों को आप, ऐसे खर्चे जो क्या हैं, या तो नॉन कैश या नॉन ऑपरेटिंग है, और आप उनको कहां लिख चुके हो?
P&L के डेबिट में लिख चुके हो, मतलब आप क्या मान रहे हो कि इनकी वजह से हमारा प्रॉफिट कम हो गया, लेकिन एक्चुअल में कैश गया नहीं, उनको तो वापस जोड़ दो। पहले घटा चुके हो ना आप, डेबिट में लिखा है, इसका मतलब क्या कर चुके हो आप, उनको पहले घटा चुके हो, तो उनको तो क्या कर दो आप, वापस ऐड कर दो। और ऐसे खर्चे, ऐसी इनकम सॉरी, जो कि नॉन कैश है या नॉन ऑपरेटिंग है, जिनको आपने अपनी इनकम मान लिया, प्रॉफिट को आपने बढ़ा दिया, लेकिन उनके बदले क्या नहीं मिला, कोई कैश नहीं मिला, उनको क्या कर दो, अब लेस कर दो। सिंपल सी बात है, आपका कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से तैयार हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका कैश फ्लो, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से आपका कैश फ्लो क्या हो जाएगा बेटा, तैयार हो जाएगा। क्लियर, बात समझ में आ गई यहां तक, कंफर्म। चलिए अब इसी सीक्वेंस में, इसी टॉपिक को आगे बढ़ते हुए हम क्या करते हैं बेटा, सबसे पहले तो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक सिंपल सा क्वेश्चन आपके सामने लिखा है बोर्ड के ऊपर, ठीक है, आपके बुक के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, लेकिन पहले हम इसके फंडामेंटल्स क्लियर करते हैं। क्या करते हैं, इसके हम कुछ फंडामेंटल्स क्लियर करते हैं। मैंने आपको अभी सबसे पहले ये बात समझाई थी ये चीज। इसके अंदर मैंने बताया कि फाइनल अकाउंट में कौन सी चीज किससे लिंक करती है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से क्या क्या चीजें लिंक करती है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से क्या क्या चीजें कनेक्ट करती है, और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से कौन कौन सी चीजें कनेक्ट करती है। नहीं समझ में आया, चार्ट को वापस देख लो, वापस समझने की कोशिश करो, लिंकअप कर लो आपस में, कौन कौन सी चीजें किस चीज से कनेक्ट कर रही है। स्टेटमेंट ऑफ P&L पूरा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से, उसके अलावा करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज ये भी किससे रिलेटेड है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में फिर क्या आएगा, केवल नॉन करंट असेट्स, और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में क्या आएगा, केवल नॉन करंट लायबिलिटीज। इसके अलावा दो चीजें और थी, डिविडेंड रिसीव्ड और इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये कहां जाएगा, इन्वेस्टिंग में। और पेड हो गया, डिविडेंड और इंटरेस्ट, देखो दो चीजें याद रखो आप, तो क्या याद रखो, डिविडेंड और इंटरेस्ट। क्या याद रखें अपन, केवल डिविडेंड और इंटरेस्ट, केवल इन दोनों का खेल है। अगर ये रिसीव्ड है तो क्या हो जाएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आ जाएगा। अगर रिसीव्ड है तो कहां जाएगा बेटा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। और अगर ये क्या है बेटा, पेड है, तो किस में आ जाएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। अगर पेड है तो कहां जाएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। याद रह जाएगी, सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर एक, क्वेश्चन आपके सामने है, उस क्वेश्चन को क्या करते हैं अपन, समझते हैं और सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले क्या कहा है क्वेश्चन ने, क्लासिफाई द फॉलोइंग एक्टिविटीज इनटू ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, उसमें बताना है आपको, है ना। निम्न क्रियाओं को प्रचालन क्रिया, निवेश क्रियाकलाप, वित्तीय क्रियाकलाप या रोकड़ तुल्यांक, यह मतलब कैश के इक्विवेलेंट है, किसी एक्टिविटी का पार्ट ही नहीं है, वो तो क्या है, कैश के ही इक्विवेलेंट है। उसमें क्या करना है आपको बताना है हमें। सबसे पहला परचेज ऑफ मशीनरी, बताओ ये ऑपरेटिंग का है, इन्वेस्टिंग का है या फाइनेंसिंग का है। वेरी गुड, परचेज ऑफ मशीनरी की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले किस में आ जाएगा बेटा, ये वेट, क्या लिखा है बेटा हमने, परचेज ऑफ मशीनरी सबसे पहला किस में आ जाएगा, इन्वेस्टिंग में। क्लियर है ये चीज, सबसे पहला काय में आ जाएगा बेटा, इन्वेस्टिंग में। चलिए सेकंड क्या है, प्रोसीड्स फ्रॉम इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, समता अंश पूंजी के निर्गमन से प्राप्तियां। इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल कहां आती है, कहां में आती है, इन स्टेटमेंट ऑफ P&L में आती है, बैलेंस शीट में आती है, बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में कौन सी साइड में आती है, लायबिलिटी साइड में। और लायबिलिटी साइड किससे कनेक्टेड है, अब फाइनेंसिंग से। किससे कनेक्टेड है बेटा, फाइनेंसिंग से। तो ये सेकंड काय में आ जाएगा, फाइनेंसिंग में। क्लियर, बात समझ में आई सेकंड की। थर्ड क्या है बेटा, हाँ शेयर्स इशू करेंगे तो पैसा ही मिलता है ना, शेयर्स इशू करते हैं तो एंट्री क्या करते हैं हम, बैंक अकाउंट डेबिट,
टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, तो बैंक आ गया ना, बैंक में आया पैसा हमारे पास, ठीक है ना। चलिए थर्ड क्या है, कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। अब बताओ ये चीज, कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, कैश रेवेन्यू, ये तो कल मैंने एग्जांपल में ही लिखाए थे, ऑपरेटिंग में कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, सेल्स कहते हैं इसको, सेल्स किया हमने तो काय में आ जाएगा बेटा ये, ऑपरेटिंग में। ठीक है बेटा। फोर्थ क्या है हमारे पास, प्रोसीड्स फ्रॉम लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स। बताओ लॉन्ग, अब इसका मतलब क्या हुआ वो समझो आप, दीर्घकालीन उधारों से पैसा मिला है, मतलब हमने लोन लिया है बैंक से, कहीं से भी लिया है, मतलब लॉन्ग टर्म हमने क्या लिया है, लोन लिया है। लोन लेंगे तो पैसा ही आएगा ना, काय में आएगा ये, फाइनेंसिंग में। वेरी गुड, तो ये भी काय में आ जाएगा, फाइनेंसिंग में। ठीक है बेटा। चलिए अब मैं आपको टाइम दे रहा हूं, इसके अंदर टोटल कितने हैं, 32 है ना, 10 मिनट का टाइम दे रहा हूं मैं आपको, फटाफट से सारे अपने हिसाब से कंप्लीट करें, चेक करें कि कौन सा किस में आएगा, एक बार इनको नोट करें और फिर मुझे बताएं, फिर मैं आपको चेक करवाता हूं। ओके, तो हमने कहां तक चेक कर लिए बेटा, ये 3 तक चेक कर लिए ना हमने। फोर्थ क्या लिखा है बताओ, प्रोसीड्स फ्रॉम लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स, ये आएगा बेटा आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में, काय में आएगा ये आपका, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। क्लियर है ये भी। फिफ्थ क्या लिखा है आपका, प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ ओल्ड मशीनरी, ये आएगा आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। ओल्ड मशीनरी, मशीन बेची है, मशीन का, मशीन एसेट्स होती है बेटा, तो कैश तो सब में ही आएगा, कैश नहीं होगा तो कैश फ्लो में क्यों आएगा वो। कैश फ्लो अगर हम पढ़ रहे हैं तो उसमें कैश से रिलेटेड एक्टिविटीज तो सारी होंगी ना, मशीनरी बेची तो भी तो कैश आया। ऐसे ही हमने क्या किया यहाँ पर, ये भी तो वही सेम चीज है, यहाँ पर नई मशीन थी, बस यहाँ पर ओल्ड मशीन है, परचेज करेंगे तो भी कैश गया होगा, फिर पैसा आओ या जाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, किसकी वजह से आ रहा है, वो वजह इसके अंदर क्या होती है, इंपॉर्टेंट होती है। क्लियर, किस में आ जाएगा बेटा ये, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में, फिफ्थ वन। क्लियर है यहां तक। सिक्स्थ क्या है बेटा, कैश रिसीव्ड फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल्स। अब ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल्स मतलब करंट एसेट्स, और करंट एसेट्स कहां जाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। याद करो, देखो अगर भूल गए हो तो, अगर आप भूल गए तो देखिए, करंट एसेट्स को हमने कहां डाला है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। नहीं, हाँ वो होता है, वो कल मैंने लिखाया था वो ठीक है, लेकिन करंट एसेट्स भी तो है ना यहाँ पर, ये तो करंट एसेट्स कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के यहाँ पर अंदर अभी कैश और बैंक को ही समझो, अभी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में क्या समझेंगे अपन, कैश और बैंक को, ठीक है ना। अभी ये किस में जाएगा, करंट एसेट्स, वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर चला जाएगा। ठीक है बेटा, ये क्लियर है यहाँ तक। 6 भी हो गया आपका, ठीक है। 7 क्या है आपका, ट्रेडिंग कमीशन रिसीव्ड। अब ट्रेडिंग कमीशन है, नॉन ट्रेडिंग नहीं है ना, ट्रेडिंग कमीशन है, कमीशन मिला है, और अगर कमीशन मिला है तो वो किस में जाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। क्या है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का उसको पार्ट माना जाएगा। फाइनेंसिंग में कमीशन कौन सी लायबिलिटी होती है, कमीशन मतलब हमने पैसा कमाया है, बिजनेस किया, बिजनेस करके पैसा हमने कमाया है। कौन सी, मैंने कब का कमीशन लायबिलिटी है, मैंने कहा लायबिलिटी नहीं है, फाइनेंसिंग में तब जाता जब ये क्या होती, लायबिलिटी होती। फाइनेंसिंग में नहीं, ऑपरेटिंग में, ऑपरेटिंग में कमीशन मतलब बिजनेस करके नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी है, ट्रेडिंग एक्टिविटी हमने की, कोई ट्रेड किया, ट्रेड करके हमने क्या लिया, पैसा लिया, तो वो किस में आएगा, सामान्य, कलम लिखा था ना, नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज के थ्रू पैसा होना चाहिए। क्लियर, 7 क्लियर है बेटा, नहीं ना, समझ में आ रही है ना बात, नहीं आया तो बता देना, ठीक है, हो गया। 8 क्या है बेटा, परचेज ऑफ, अब देखो ध्यान रखना क्या लिखा है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। अब ये करंट इन्वेस्टमेंट होता तो करंट एसेट्स में आ जाता है, तो ऑपरेटिंग में चला जाता, लेकिन क्या है ये, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या होती है, एसेट्स, एसेट्स होती है, एसेट्स होती है तो काय में जाएगा ये, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में जाएगा। काय में जाएगा बेटा ये, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। बता किसमें, क्यों, नॉन ऑपरेटिंग लिखा है, नॉन करंट लिखा है ना यहाँ पर। नॉन करंट और करंट इन्वेस्टमेंट में अंतर ये है, करंट इन्वेस्टमेंट जो विद इन 12 मंथ
कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं। नॉन करंट मतलब जो लंबे समय तक बिजनेस के अंदर, तो लंबे समय तक बिजनेस पैसा इन्वेस्ट करने के लिए थोड़ी ना बिजनेस स्टार्ट किया है, वो क्या होता है, इन्वेस्टिंग में चला जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? 8 हो गया। नेक्स्ट, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। अब प्रेफरेंस शेयर्स क्या होती है? लाइबिलिटी। प्रेफरेंस शेयर्स क्या होती है? लाइबिलिटी। कौन सी? नॉन करंट लाइबिलिटी। तो काय में जाएगा ये? फाइनेंसिंग में। काय में जाएगा बेटा ये? फाइनेंसिंग में। क्लियर है यहाँ तक? आगे बात करते हैं अपन कैश परचेज। क्या किया है हमने? कैश में गुड्स परचेज की है। अब कैश में परचेज करेंगे तो काय में जाएगा? ऑपरेटिंग में। क्या में जाएगा बेटा? ऑपरेटिंग में। वेरी गुड। कौन से नंबर का था ये? 10th। चलिए आगे बात करते हैं। 11th क्या है? अब देखो वही लिखा है, प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। चाहे बेचो चाहे खरीदो, काय में जाएगा? इन्वेस्टिंग में ही जाएगा। वही नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है ना। मेन चीज क्या देखनी है? क्या चीज किसका बेस है? तो ये किस में जाएगा? इन्वेस्टिंग में। अब गुडविल परचेज की है, कल मैंने लिखाया भी था, इन्वेस्टिंग में परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट्स, चाहे वो टेंजिबल हो चाहे वो इनटेंजिबल हो, तो गुडविल किस में चला जाएगा? इन्वेस्टिंग में ही चला जाएगा। क्लियर है यहां तक? सॉरी, तो काय में जाएगा? गुडविल परचेज किए तो पैसा गया है। गुडविल नॉन करंट एसेट्स होती है। ऐसे तो सभी चीज अपने पास आएगी ना। मशीन खरीदेगा तो मशीन अपने पास नहीं आएगी क्या? बट बोल, गुडविल क्या होती है? एसेट्स होती है। कौन सी एसेट्स है? नॉन करंट या करंट? नॉन करंट एसेट्स है ना। तो नॉन करंट एसेट्स को मैंने सीधा सीधा रिलेशन बताया बेटा। ये फिर मैंने इतनी मेहनत क्यों की है? इस चार्ट को बनाने के पीछे मेहनत इसीलिए की है क्योंकि हमें इसी को फॉलो करना है। क्या करना है? हमें इसी को फॉलो करना है। तो नॉन करंट एसेट्स किसका पार्ट होगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का। क्लियर? चलिए आगे यहां तक ये परचेज ऑफ गुडविल किस में आ जाएगा बेटा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। कोई डाउट है यहां तक? चलिए 13th, कैश पेड टू सप्लायर। सप्लायर मतलब हमने किसी से माल खरीदा था, उसको हम पैसा दे रहे हैं। और माल खरीदना क्या है? सप्लायर मतलब जिसने हमको माल बेचा हो। माल बेचा हो उसको क्या दे रहे हैं? हम पैसा दे रहे हैं। तो ये तो बिजनेस की मेन एक्टिविटी हो गई। मेन एक्टिविटी हो गई, इसलिए क्या चला जाएगा? ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर ये आ जाएगा। क्लियर है यहां तक? 14, इंट्रिम डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी शेयर्स। अभी अभी बताया था डिविडेंड और इंटरेस्ट के लिए। डिविडेंड और इंटरेस्ट के लिए अभी भी एक चीज बताई थी कि डिविडेंड या इंटरेस्ट अगर रिसीव हो रहे हैं तो इन्वेस्टिंग, और पे कर रहे हैं तो अपन किस में आएगा? फाइनेंसिंग में। इसलिए क्या हो जाएगा? ये 14 में फाइनेंसिंग में आ जाएगा। क्लियर है? इक्विटी शेयर खरीदेंगे तो इन्वेस्टमेंट होगा, बिल्कुल इन्वेस्टिंग में जाएगा। इंटरेस्ट पे कब करेंगे बेटा? अगर हम इक्विटी शेयर खरीदेंगे तो इंटरेस्ट मिलेगा कि डिविडेंड मिलेगा कि देंगे? अगर हमने इक्विटी शेयर, बात को समझ, अगर हमने इक्विटी शेयर खरीदे तो डिविडेंड मिलेगा या डिविडेंड देंगे? खरीदे तो मिलेगा, तो रिसीव्ड काय में जाएगा? इक्विटी शेयर खरीदे तो इन्वेस्टमेंट में डाला था ना, इन्वेस्टिंग में डाला था, तो इसलिए डिविडेंड जो मिलता है उसको भी काय में डाल देंगे? इन्वेस्टिंग में। अब डिविडेंड पे कब करेंगे? जब हमने इक्विटी शेयर इशू कर रखे हों। इशू करना काय में जाता है? फाइनेंसिंग में। इसलिए पेमेंट भी काय में जाएगा? डिविडेंड का फाइनेंसिंग में जाएगा। क्लियर है बात? नेक्स्ट, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग है ना ये तो। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस नॉर्मल खर्चे हैं, किसमें जाएगा? ऑपरेटिंग में। बिल्कुल क्लियर है सबको यहां तक? एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड नहीं है ये। अगर ये एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड होता तो किसमें जाता? फाइनेंसिंग। वो लाइबिलिटी हो जाती है। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस का मतलब किसी को सैलरी दे दी, किसी को कोई और पेमेंट दे दिया, एम्प्लॉयज के ऊपर किया जाने वाला खर्चा। क्लियर है यहां तक? ऑपरेटिंग में। ठीक है ना। मैंने अब आपको 15 चेक करा दिए हैं, बाकी और अब बाकी दिमाग लगाओ, ट्राई करो कितना होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। चलिए चेक करते हैं अपन आगे। ध्यान दीजिए, कितने चेक करा दिए थे मैंने? 15 तक चेक करा दिए थे बेटा। नेक्स्ट क्या लिखा है? प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ पेटेंट्स। पेटेंट्स को बेच के, पेटेंट्स क्या होते हैं? करंट एसेट्स। करंट एसेट्स होते हैं ना पेटेंट्स। पेटेंट्स करंट एसेट्स होते हैं ना? गलत। पेटेंट्स होते हैं नॉन करंट एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स में आते हैं। हाँ, तो पेटेंट्स के थ्रू क्या आ जाएगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग में, क्योंकि नॉन करंट एसेट्स है ना। क्यों? नॉन करंट एसेट्स होती है।
तो नॉन करंट एसेट्स कहाँ जाती है? इन्वेस्टिंग में। सिंपल सी बात है, बिल्कुल। फिर क्यों बनवाया है? फिर वो बनवाया इसलिए बेटा कि चार्ट के हिसाब से डालना है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट 17, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिबेंचर्स। इंटरेस्ट रिसीव्ड, सिंपल सी बात लिख दी। इंटरेस्ट रिसीव्ड काय में चला जाएगा बेटा? इन्वेस्टिंग के अंदर ये चला जाएगा। क्लियर है बात? आगे देखते हैं, ये भी हो गया, ये इन्वेस्टिंग में आ जाएगा। इंटरेस्ट पेड ऑन लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स, फाइनेंसिंग में। इंटरेस्ट पेड है काय में आ जाएगा? फाइनेंसिंग में। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस पेड, ऑपरेटिंग। क्या हो जाएगा ये? ऑपरेटिंग हो जाएगा। नेक्स्ट मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड पेड। अब मैन्युफैक्चरिंग है ना, ये भी काय में जाएगा? ऑपरेटिंग में जाएगा। नेक्स्ट डिविडेंड रिसीव्ड। डिविडेंड रिसीव्ड, मेरे को तो यहीं से पता लग जाता है क्या हो गया। डिविडेंड रिसीव्ड मतलब इन्वेस्टिंग का पार्ट होगा, ऑन शेयर्स हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट, ठीक है। नेक्स्ट रेंट रिसीव्ड ऑन प्रॉपर्टी हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट में चला जाएगा। क्लियर? क्या में चला जाएगा? इन्वेस्टिंग में। नेक्स्ट सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस पेड, क्या में जाएगा बेटा? ऑपरेटिंग में। क्या में जाएगा बेटा? ऑपरेटिंग में। वेरी गुड। अब अगला लिखा है 24, इनकम टैक्स पेड। बताया था मैंने, इनकम टैक्स समझ जाएगा? ऑपरेटिंग में जाएगा। इनकम टैक्स पे किया है, कल लिखाया था एग्जाम्पल, क्या में जाएगा बेटा? ऑपरेटिंग में चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट डिविडेंड पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स, अगर डिविडेंड पे किया है तो क्या में जाएगा? फाइनेंसिंग में। डिविडेंड पे किया है, क्या में जाएगा बेटा? फाइनेंसिंग में। नेक्स्ट अब अंडरराइटिंग कमीशन पेड, क्या में लिखा है ये? अब सोचो अंडरराइटिंग कमीशन होता क्या है, पहले तो वो समझो आप। अंडरराइटिंग कमीशन का मतलब क्या होता है? वैसे तुम सबने फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है। फर्स्ट ईयर में एक टॉपिक पढ़ा था हमने, अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स। इसके अंदर मैंने आपको ये बताया था कि कभी भी क्या होता है, कोई कंपनी अपने जब शेयर इशू करती है ना, तो उसके मन में ये डाउट होता है कि पता नहीं मेरे सारे के सारे शेयर्स बिकेंगे या नहीं बिकेंगे। तो उसके लिए वो किसी को हायर करती है, उससे गारंटी मांगती है कि भाई या तो मेरे सारे के सारे शेयर्स क्या हो जाएं, बिक जाएं। वो गारंटी लेता है कि आपके शेयर्स को बिकवाने की गारंटी मेरी, और अगर नहीं बिके तो मैं खरीदूंगा। वो कौन होता है? अंडरराइटर। अब हम क्या कर रहे हैं? इशू करने की गारंटी के लिए, तो इशू के ऊपर पैसा दे रहे हैं ना। अंडरराइटिंग कमीशन हमने क्यों दिया है? तो कि शेयर्स या डिबेंचर्स को इशू करने की हमारे को सिक्योरिटी मिल जाए, इशू के ऊपर है। अब शेयर्स को इशू करना काहे में जाता है? फाइनेंसिंग में। तो इसलिए ये भी काहे में जाएगा? अंडरराइटिंग कमीशन पेड भी फाइनेंसिंग का ही पार्ट होगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट रेंट पेड, सिंपल सी बात है, ऑपरेटिंग। रेंट पेड सिंपल सा काहे में आएगा बेटा? ऑपरेटिंग में। नेक्स्ट ब्रोकरेज पेड, अब क्यों पे किया है? देखो पेड दिख रहा है, अब पेड में क्या है कि तुम तुरंत वहां पहुंच जाते हो, या तो ऑपरेटिंग में या फाइनेंसिंग में। लेकिन क्यों पे किया है वो भी समझो, ऑन परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टिंग में चला जाएगा। काय में चला जाएगा ये? इन्वेस्टिंग में, ठीक है। बैंक ओवरड्राफ्ट, क्या है बेटा? बैंक ओवरड्राफ्ट। अब बैंक ओवरड्राफ्ट वैसे तो क्या दिखता है हमें? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट दिखने लग जाता है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होती है? करंट लायबिलिटीज में आता है। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या आता है? करंट लायबिलिटीज में। और करंट लायबिलिटीज में काय में जाएगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। काय में चला जाएगा बेटा ये? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, ठीक है ना। आगे देखते हैं। नहीं, बैंक ओवरड्राफ्ट ऑपरेटिंग में भी नहीं जाएगा बेटा, ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में जाएगा। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, बैंक है ना, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में जाएगा ये, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्या है? कैश क्रेडिट। ये तो सिंपल सी बात लिखी हुई है, कैश क्रेडिट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का ही ये पार्ट है। कैश क्रेडिट किसका पार्ट है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का। उसके बाद क्या है? शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स। शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स का मतलब होता है, इनको डिमांड डिपॉजिट भी कहा जाता है, कि हमने बैंक में पैसा जमा कराया 15 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, और उसको तुरंत क्या करेंगे? हम वापस निकाल लेंगे, तो उसको कैश की तरह ट्रीट किया जाता है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ही होगा ये भी, ठीक है ना। शॉर्ट टर्म, हाँ 31 भी कैश। अब मार्केटेबल सिक्योरिटीज क्या होती है वो ध्यान देना। मार्केटेबल सिक्योरिटीज को आप दोनों तरह से ट्रीट कर सकते हो, इसको करंट एसेट्स की तरह भी समझ सकते हो, और इसको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की तरह भी समझ सकते हो, दोनों ही सही है आपके, ठीक है ना। क्योंकि मार्केटेबल सिक्योरिटी का मतलब होता है करंट इन्वेस्टमेंट। करंट इन्वेस्टमेंट होता है तो ऑपरेटिंग में चला गया ये, उस हिसाब से। वैसे क्या होता है मार्केटेबल सिक्योरिटी का मतलब कि आज हमने कहीं पैसा इन्वेस्ट किया, और वो उस तरह से इन्वेस्ट किया है कि जब चाहें जब उसको कैश में कन्वर्ट कर लें हम। आज इन्वेस्ट कर दिया, चाहो तो कल ही कैश में ले लो,
तो वो एक तरीके से कैश की तरह भी उसको हम ट्रीट कर लेते हैं, ठीक है ना। तो दोनों ही सही है इसके अंदर। हाँ बोल, क्या मार्केटेबल सिक्योरिटीज? भैया इन्वेस्टिंग में तो कैसे भी नहीं आएगा, इन्वेस्टिंग में तो कैसे भी नहीं आएगा, क्योंकि करंट असेट्स होती है। करंट इन्वेस्टमेंट मानते हैं, करंट इन्वेस्टमेंट क्या होता है? करंट असेट्स होता है। कैश में भी ठीक है ना, उसमें भी गलत नहीं है। अगला क्या है बेटा? रिफंड ऑफ इनकम टैक्स रिसीव्ड। इनकम टैक्स आपने ज़्यादा दे दिया था, वो वापस मिल गया, तो आप इसको भी आप ऑपरेटिंग में भी मान सकते हो। ऑपरेटिंग का ही पार्ट है वैसे तो ये। हाँ, कैश वाले में डाल दोगे तो गलत भी नहीं होगा, ठीक है ना। क्लियर है यहाँ तक? तो ये इस क्वेश्चन से आपको मेरे ख्याल से काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। क्लियर है सबको? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, थोड़ा सा और समझते हैं अपन चीज़ों को, ध्यान दीजिए। अब देखो क्या कह रहा है हमसे। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो बेटा, क्या लिखा है? कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। अब ये जितनी भी इंफॉर्मेशन हमें दे रखी है, उससे क्या करना है बेटा आपको? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या करना है? कैलकुलेट करना। अब वो हमारे लिए संभव नहीं है अभी तक। संभव क्यों नहीं? हमने पढ़ा ही नहीं, हमने कैश फ्लो बनाना तो क्या नहीं किया है, अभी तक सीखा ही नहीं है। तो सबसे पहले आप लोग डालेंगे, आप सारे बच्चे हेडिंग डालेंगे बेटा, फॉर्मेट ऑफ कैश फ्लो ऑपरेशन, कैश फ्लो फ्रॉम नहीं, कैश फ्लो स्टेटमेंट डालो हेडिंग, फॉर्मेट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। फॉर्मेट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। कौन से मेथड से समझेंगे इसको अपन? इनडायरेक्ट मेथड से, है ना। हिंदी मीडियम में चाहो तो आप यूं लिख सकते हो कि रोकड़ प्रवाह विवरण का प्रारूप, है ना। वैसे तो कुछ भी लिख लो, पढ़ना ये सही है इसको, ठीक है ना। अब हम इसको क्या करते हैं बेटा? 3 पार्ट में पढ़ते हैं। कितने पार्ट में पढ़ेंगे अपन? 3 पार्ट में। ये तो पता है सबको या नहीं है ये चीज पता? 3 पार्ट ही तो हैं इसके। कौन कौन से 3 पार्ट हैं? ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग, ठीक है ना। ये नहीं पता कि तेरे को? नहीं पता हो तो नहीं भी पता हो भाई। पर्टिकुलर और अमाउंट, ठीक है। चलिए, तो हम सबसे पहले इसके अंदर लिखते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। सबसे पहले अपन क्या सीखते हैं इसके अंदर? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत है किसी को इसमें? नहीं। तो हमने यहां पर सबसे पहले लिखा नेट प्रॉफिट बिफोर, क्या लिखा हमने बेटा? नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। क्या लिखा हमने सबसे पहले? नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। क्लियर? अब हमने बताया नेट प्रॉफिट हमने निकाला, अभी थोड़ी देर पहले मैंने समझाया था कि नेट प्रॉफिट जब हमने कैलकुलेट किया तो उसमें तो हमने सब कुछ लिख दिया, सारे खर्चे लिख दिए, सारी इनकम लिख दी, चाहे वो नॉन कैश थी नॉन ऑपरेटिंग थी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब क्या करना है? ऐसे खर्चे जो नॉन कैश थे और नॉन ऑपरेटिंग थे उनको क्या कर देंगे? वापस ऐड कर देंगे। तो हम क्या लिखेंगे यहां पर? ऐड नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग। क्या ऐड करेंगे बेटा हम? नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। क्या ऐड करेंगे बेटा हम? नॉन कैश एंड
नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। कुछ एग्जांपल हम यहां पर लिख लेते हैं। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन के लिए किसी को पैसा देते हैं क्या अपन? कैश में नहीं देते हैं ना अपन किसी को, कैश थोड़ी जाता है इसके अंदर, लेकिन इसको फिर भी P&L के डेबिट में लिखते हैं ना अपन, इसलिए हमने क्या कर दिया, इसको वापस ऐड कर दिया। गुडविल रिटर्न ऑफ। अब गुडविल रिटर्न ऑफ का मतलब समझना क्या होता है आपको, सर गुडविल तो फिर इन्वेस्टिंग में जानी चाहिए ना, कंफ्यूजन होगा। गुडविल को ना तो हमने परचेज किया है ना हमने सेल किया है, बस हमने क्या करी, गुडविल की वैल्यू को कम कर दिया। क्या कर दिया हमने, गुडविल की वैल्यू को कम कर दिया। अब कम कर दिया तो उसको फिर वो P&L अकाउंट में ही जाता है, फिर वो स्टेटमेंट ऑफ P&L में ही जाता है। ना तो हमने परचेज किया है ना ही हमने क्या किया है, उसको सेल किया है, बस उसके ऊपर एक तरीके से डेप्रिसिएशन लगा दिया हमने। क्या लगा दिया हमने, एक तरीके से उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगा दिया। तो ये एक तरीके से वो होता है ना, क्लियर। नेक्स्ट, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ। कुछ खर्चे होते हैं जिनको अगर आपने रिटर्न ऑफ किया है, क्या किया, अगर आपने रिटर्न ऑफ किया है, पेमेंट नहीं दिया उनका, पेमेंट देंगे जब तो फिर तो कैश हो गया ना, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। केवल क्या कर दिया आपने, वैसे कम कर दिया उनको कि भाई ये तो बिना कैश दिए ही हो गया हमारा मामला, तो वो क्या होता है फिर यहाँ जाएगा। ये लिख लिए चारों, सारा लिख लिया यहाँ तक, आगे देखिए। रिटर्न ऑफ, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। इसका मैंने अभी एग्जांपल दिया था आपको, एसेट्स बेची, 2000 रुपये का लॉस दिखा रहा है वो, लेकिन फिर भी एक्चुअल में पैसा मिला है ना, तो इस लॉस के लिए क्या नहीं करते हम, किसी को पेमेंट नहीं करते, ठीक है। तो आपने सबसे पहले नेट प्रॉफिट लिखा और उस नेट प्रॉफिट में इन सबको क्या कर दिया आपने, ऐड कर दिया। ठीक है, अब इसमें से क्या करोगे आप, लेस करोगे। क्या करोगे, लेस। अब लेस क्या करेंगे, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स एंड प्रॉफिट्स। क्या करेंगे बेटा अपन, क्या लेस करेंगे, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स एंड प्रॉफिट्स। ठीक है, अब इसमें क्या क्या आता है वो देखो, मतलब कुछ एग्जांपल दे रहा हूं मैं, है ना, कुछ एग्जांपल्स हम लिख रहे हैं यहां पर। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। क्या है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। एक होता है इनकम टैक्स रिफंड। एक क्या होता है बेटा, इनकम टैक्स रिफंड, है ना। दो हमने एग्जांपल ले लिए यहां पर। अब ये दोनों एडजस्टमेंट करने के बाद, मतलब खर्चों को जोड़ने के बाद और इनकम्स को क्या कर दिया हमने, लेस कर दिया। इतना करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आएगी, इसको क्या कहते हैं हम, दिस वैल्यू इज नोन एज ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। क्या कहलाएगी बेटा ये, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। क्लियर, समझ में आ गया। अच्छा, अब ध्यान से समझना वर्किंग कैपिटल वाला एडजस्टमेंट कैसे होता है, ध्यान देंगे सब। चेंज इन वर्किंग कैपिटल पढ़ रहे हैं अपन। अब क्या समझा रहा हूं मैं आपको बेटा, यहां पर चेंज इन
वर्किंग कैपिटल। इधर ध्यान दो, वर्किंग कैपिटल का मतलब सिर्फ दो चीजें होंगी, एक तो करंट असेट्स और या करंट लायबिलिटीज। ठीक है, करंट असेट्स की वैल्यू में या तो क्या हो जाए इंक्रीज या क्या हो जाए डिक्रीज। ऐसे करंट लायबिलिटीज की वैल्यू में या तो क्या हो जाए इंक्रीज या क्या हो जाए डिक्रीज। या तो क्या हो जाए बेटा इंक्रीज या डिक्रीज। अब ध्यान रखना कि अगर या तो करंट असेट्स की वैल्यू बढ़े या करंट लायबिलिटीज की वैल्यू घटे, ये दोनों ही सिचुएशन काहे की है, प्रॉफिट की। अगर करंट असेट्स की वैल्यू बढ़ रही है और करंट लायबिलिटीज की वैल्यू घट रही है तो दोनों ही केस में क्या होता है, प्रॉफिट। और अगर करंट असेट्स की वैल्यू घट रही है और करंट लायबिलिटीज की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो दोनों ही क्या होते हैं अपने लॉस। और लॉसेस को आपको प्लस करना है और प्रॉफिट्स को आपको माइनस करना है। ये चेंज इन वर्किंग कैपिटल कहलाएगा। क्लियर है चीज? तो हमने क्या किया यहां पर, यहां तक क्लियर हो गया अपना। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल हो गया ना ये। अब इसमें क्या करेंगे अपन, एडजस्टमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। क्या करेंगे इसके अंदर अपन बेटा, एडजस्टमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट है इसमें? ये चीज क्लियर है ना अपने को? अब ये एडजस्टमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल कैसे होगा उस पर ध्यान दे लो आप। अब ध्यान देना कि अपन इसमें ऐड क्या क्या करेंगे। ऐड क्या होते हैं बेटा, लॉसेस होते हैं ना। तो लॉसेस कब थे, पहला तो डिक्रीज इन करंट एसेट्स। क्या क्या ऐड होगा, डिक्रीज इन करंट एसेट्स, ठीक है ना, और इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, दोनों को ऐड कर देंगे अपन। और लेस क्या होगा बेटा, इंक्रीज इन करंट एसेट्स। लेस क्या होगा, एक तो इंक्रीज इन करंट एसेट्स और डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। क्या हो जाएगा, ये लेस हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? इतना हमने कर दिया। इसको क्या कहते हैं हम, इट इज नॉन एज, चलो इसको वैसे लिख देते हैं, इट इज नॉन एज कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। क्या कहलाता है बेटा ये, कैश जनरेटेड ऑपरेशंस। क्लियर, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। क्लियर है यहां तक? अब इसमें से क्या लेस करेंगे हम, इनकम टैक्स पेड। क्या लेस करेंगे अपन बेटा, इनकम टैक्स पेड। ठीक है, इनकम टैक्स पेड लेस करने के बाद अब जो आएगा, ये जो वैल्यू अब हमारे पास आएगी, ये आपकी फाइनल वैल्यू आएगी। इट विल बी नॉन एज कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ये आपका ए कंप्लीट हो जाएगा। क्या कंप्लीट हो जाएगा बेटा, ए। क्लियर? अब इसका आगे जो है बी और सी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, चलिए।